नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबका अपने चैनल में। और आज हम जो डिस्कशन करने चल रहे हैं वो देखने चल रहे हैं कि एसएससी सीजीएल डबल एओ का जो सिलेबस है वो क्या है, कहाँ से कैसे क्या हम कवर कर सकते हैं टॉपिक। और उसके अलावा आप सबको जो पहले से जुड़े होंगे पता है कि डबल एओ का कई सारे जो है अकाउंट्स के क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डबल एओ की प्लेलिस्ट वहाँ एसएससी सीजीएल डबल एओ नाम से मिल जाएगी। सिलेबस इसलिए डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि कई बार कई लोगों के जो है कमेंट्स आए और उनको बताने के लिए फिर सिंगल एंट्री सिस्टम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की आज थ्योरी हम पढ़ेंगे। इसका न्यूमेरिकल कल देखेंगे और ये पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। कुछ बेसिक सी चीजें पहले आपको क्लियर कर देनी है। कई लोगों का ये पूछना था कि क्या आपके चैनल पे हम जुड़े हुए हैं, आप पूरी तरीके से अकाउंट्स की सारी वीडियोस को कवर करेंगे या नहीं कवर करेंगे। तो मैंने पहले जब शुरू किया था कि इसमें आपका पार्ट ए 80 नंबर का अकाउंट्स है, फिनेंस एंड अकाउंट, और पार्ट बी है आपका इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। तो ये इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस 120 नंबर का आना है। इसमें मैंने जो कहा था कि अकाउंट्स के पार्ट पूरी तरीके से कवर करेंगे। अकाउंट्स का ऑलमोस्ट सिलेबस जो है आपका 1 हफ्ते से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्ट बी इकोनॉमिक्स का है। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं तो फिर थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए स्किप करने का फायदा नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन तैयारी करने वाले हैं, जिसको जेन्युइन तरीके से सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और जो है आपको आगे पढ़ना भी है, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन ये जो है पूरा वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस का आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा अगर आपके पास नहीं है, जो कि होगा ही। अगर नहीं है तो नीचे आप लिंक से आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस में हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस 2 पार्ट में है। पार्ट ए आपका फिनेंस का है और पार्ट बी आपका जो है वो है इकोनॉमिक्स का। और इसको हम बात करें किस नाम से यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिनेंस एंड अकाउंट्स 80 नंबर का और पार्ट बी इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस 120 नंबर का है। अब इसमें जो पार्ट ए है उसमें बेसिक अकाउंट्स है। आपकी बेसिक अकाउंट्स क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि ये जो पूरी भी अकाउंटेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th और 12th की अकाउंट्स है। और मेजर पार्ट इसमें जो है वो अकाउंट्स का क्लास 11th का है, 12th का भी पार्ट नहीं है। और मुझे जहां तक की लग रहा है, चूंकि एनपीए वगैरह कई बार ऊपर नीचे होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, तो 1-2 पॉइंट को छोड़ दें तो 90 to 95% सिलेबस आपका क्लास 11th का ही है अकाउंट्स का। और दूसरी तरफ जब इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स भी हमारी क्लास 11th की ही है। 11th 12th की आप हम एक ही मानते हैं, क्योंकि कभी कभी इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट अगले 12th में चला जाता है, फिर कभी 11th में आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि जितने लोग घबरा रहे हैं नॉन अकाउंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये बताना जरूरी है कि बहुत ही आसान सिलेबस है। क्लास 11th का कॉमर्स की जो शुरुआत होती है बच्चों में पढ़ने की, वो 11th से होती है। 10th तक जनरली 99% अकाउंट्स आपको कहीं नहीं मिलता है। हालांकि मैंने क्लास 9 10th में भी अकाउंट्स पढ़ी हुई है। और आपको क्लास 11 से बेसिक शुरुआत की जाती है, यानी जैसे बच्चा अगर ABCD सीख रहा है तो इंग्लिश का क्या है, वो सबसे बेसिक चीज़ है, तो वो वहाँ से सीखता है। ठीक उसी तरीके से आपका जो ये अकाउंट्स में डबल एओ में आपको ये तैयारी की जा रही है, ये अकाउंट्स के एकदम आप समझ लो कि काखा काखा दिए गए हैं, इसलिए आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो। दूसरी बात, मैंने कहा था कि अकाउंट्स के सिलेबस पूरा कवर करेंगे, तो कवर कर लिया है कई पार्ट। मैं बता देता हूँ कि अभी अभी क्या क्या कवर किया। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग की जो थ्योरी है तो उसमें नेचर एंड स्कोप के बारे में है, लिमिटेशन के बारे में है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में थ्योरी जो है कवर हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये मात्र 1 से 2 वीडियो, हार्डली 3 वीडियो का जो है ये टॉपिक है, यानी आप इसको जो पूरा टॉपिक अगर पढ़ लोगे, पूरा समझने में आपको 1.5 घंटे मैक्सिमम आपको लगने चाहिए। बहुत अगर दिक्कत हो रही तो 2 घंटे से ऊपर आपको नहीं लगेगा। फिर हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम थी। डबल एंट्री सिस्टम मैंने करा दिया, सिंगल आज की क्लास में कवर करेंगे। उसको ना कवर करने के पीछे रीजन ये था कि अगर आपको बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम दोनों समझाते तो आप कंफ्यूज हो जाते। डबल एंट्री सिस्टम बताए, उसके न्यूमेरिकल्स लगवाए। अब सिंगल एंट्री सिस्टम बताना आसान है तो आज वो बताया जाएगा। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कवर कराई जा चुकी हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, अभी नहीं कराए हैं। जर्नल करा दिया है, लेजर करा दिया है, ट्रायल बैलेंस करा दिया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करा दिया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट करा दिया है, मैन्युफैक्चरिंग। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी नहीं कराया है, वो छोटा सा पार्ट है, बाद में होगा। उसके बाद बैलेंस शीट करा दी है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बता दिया है। यही नहीं,
कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अलावा रिसिप्ट्स, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में भी बता दिया है। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग भी बता दिया है विथ न्यूमेरिकल्स, 3 क्लासेस में उसको भी करा दिया है न्यूमेरिकल्स के साथ। उसके अलावा अब जो पार्ट बचता है वैल्यूएशन ऑफ एंट्री, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ रिसिप्ट्स, पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बेसिकली एनपीओ के ही अकाउंटिंग टर्म्स हैं, तो ये एक ही चैप्टर है आपका। बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ये बचा। यानी कुल मिला के मोटे तौर पे हमारे पास 3 चैप्टर बचे हुए हैं और उसमें जो है अकाउंट्स का आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 70% ऑलमोस्ट जो है सिलेबस आपका कराया जा चुका है। अब बात करते हैं ये कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। इसको क्लास 11th की एनसीईआरटी आप ऑनलाइन डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो। बेसिक न्यूमेरिकल्स, बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको समझाया भी गया है, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो मेरी वीडियो नहीं, उससे भी नहीं समझ में आता तो किसी और की भी आप वीडियो देख के कवर कर सकते हैं। क्या अकाउंटिंग, ये आप कह सकते हो कि आपको इसके लिए कोई सिलेबस परचेज करने की जरूरत है, कोई पेड कोर्स परचेज करने की जरूरत है, तो मेरा जो मानना है बिल्कुल भी नहीं। आप ये चूंकि क्लास 11th का ही पूरा सिलेबस है, हार्डली क्लास 12th का सिलेबस है, 90% आपका पूरा जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स इसमें दिया है, कैग और एक दो छोटे मोटे पॉइंट को छोड़ के, तो आप इसको बड़े आसान से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बहुत सारे लोग क्लास 11th के वीडियोस डाले हुए हैं, आप वहां से सर्च करके टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हो। और आप क्लास 11th की एनसीईआरटी से सिलेबस देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइन से सारी चीजें वहीं से दी हुई हैं। तो पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, पैसा आप कहीं अगर लगा रहे हो किसी के पेड कोर्स में, तो ये फायदा है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, आपको जो है थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह दे दिए जाएंगे, इसका बेनिफिट है। लेकिन अगर ये कहो कि सिर्फ पढ़ने के लिए चाहिए तो नहीं, उसके लिए जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि कैग के बारे में दिया है और फाइनेंस कमीशन वगैरह के बारे में दिया है, तो बेसिक लक्ष्मीकांत या आप कहीं से भी नेट से भी इसके बारे में निकाल के पढ़ सकते हो। ज्यादा बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, देखो इकोनॉमिक्स में 2 तरीके की है, माइक्रो और मैक्रो। तो यहाँ पे जो पूरी बातें की गई हैं ज्यादातर माइक्रो की बात की गई है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि माइक्रो के बारे में बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं कि डिमांड और सप्लाई की थ्योरी हो गई, उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम वगैरह क्या क्या है, तो थ्योरीज वगैरह बेसिक, बहुत ही बेसिक हैं। जो कक्षा 11 में पहली बार कॉमर्स में आता है उस बच्चों को इकोनॉमिक्स में यही बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं। फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, उसके बाद हमारा जो है प्राइस डिटर्मिनेशन है, ये सब 11th के सिलेबस में आपको मिल जाएंगे। फिर आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की एक बुक आती है अलग से, और इंडियन इकोनॉमी की ये बुक यूपीएससी वालों को भी पढ़नी पड़ती है, आप भी पढ़ सकते हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी, आप सोच सकते हो कि आप इतना बड़ा एग्जाम अगर एसएससी का निकाल रहे हो तो आपको जो है कक्षा 11 की एनसीईआरटी पढ़ने में कितना जो है मेहनत लगेगा, बिल्कुल भी नहीं है। ये बस आपको एक प्रेशर बनाया जाता है कि नहीं नहीं बहुत हवा बना दिए कॉमर्स का, बच्चे डर जाएं और बहुत सारी चीज़ों में वो डर की वजह से चीज़ें करने लगे, इसलिए नहीं। बहुत आसान है, बिलीव करिए, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे इसमें बता रहा है कि नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का जो नेचर है पूरी तरीके से जो है इकोनॉमी हमारी उस टाइम रुकी हुई थी। 3 साल पहले मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की वीडियोस डाली थी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे इसके बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन किए हुए हैं। हालांकि मेरी फिर से कोशिश रहेगी कि इन सब टॉपिक्स को फिर से कवर किया जाए। उसके अलावा नेशनल इनकम का बहुत हवा मनाया जाता है। नेशनल इनकम सबसे आसान टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आप नेशनल इनकम समझ जाओगे 3 से 4 क्लास में। फिर पॉपुलेशन, इट्स साइज, रेट, ग्रोथ, ये सारी चीजें हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये बेसिकली अभी क्लास 12th में बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाया था तो वहाँ पे सारे टॉपिक्स थे, ये बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, तो अगर जो भी बच्चा आप देखोगे क्लास 11th-12th में कॉमर्स लिया होगा तो बिजनेस स्टडीज नामक एक वहाँ पे सब्जेक्ट है, जहाँ पे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 है इनके बारे में बात किया गया है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह को शॉर्ट में इसको एलपीजी बोलते हैं। तो एलपीजी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन है, और इसमें कुछ भी जो है कठिन चीज नहीं, बहुत आसान चीज है, बहुत कॉमन चीज है, कई जगह पूछी जाती है क्लास 11-12 का अगेन। फिर मनी एंड बैंकिंग है, तो मनी एंड बैंकिंग क्लास 12th के सिलेबस में है। और मनी बैंकिंग में जैसे कुछ टॉपिक तो हमने अभी छोटा सा कवर कर लिया, मॉनेटरी पॉलिसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, जो कि इसी आपको एसएससी सीजीएल AAO की प्लेलिस्ट इस चैनल पे जो है उसमें मिल जाएगा। तो मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी आप देख लोगे तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी करा दी है, फिजिकल पॉलिसी के बारे में बताना है। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की होती है और फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की होती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, आरआरबी, पेमेंट बैंक, ये सारी चीजें, ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको कहीं से भी कवर कर सकते हो। हालांकि ये मनी बैंकिंग और ये फंक्शंस ऑफ आरआरबीज और ये कमर्शियल बैंक के फंक्शंस ये मैं कराऊंगा इस चैनल पे,
तो ये आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा। फिर फिजिकल डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और ये भी आपका क्लास 11-12 के ही सिलेबस में है। आपको बड़े आसानी से नेट पे बहुत सारे लोगों को जो है वीडियोस मिल जाएंगे, और कोशिश मेरी भी रहेगी कि मैं भी इस पे कवर कर लूँ। और इसके अलावा हमारे पास फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, तो ये एक्ट 2003 है। इसके बेसिक जो है आप पॉइंट्स जो हैं उसको नेट से कवर कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस है, एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी आप नेट से कवर कर लेंगे। यानी कुल मिला जुला के 98% सिलेबस आपका क्लास 11-12 का है। 2% सिलेबस जो कि बहुत छोटे भी हैं क्वांटिटी में, जैसे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस और स्कैग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में हमको नेट से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स से ही है। अकाउंट्स तो लगभग पूरी जो है क्लास 11th की ही है। हाँ, इकोनॉमिक्स में 11th और 12th का पार्ट कुछ मिक्स है। तो इसलिए हम मिला जुला के कहें कि ये जो पूरा सिलेबस है ये क्या बहुत कठिन है, तो मेरा ये मानना है कि सिलेबस बहुत आसान है, बस एक जो है कहानी बताई गई है। दूसरा कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, क्या चीजें हैं, तो इसके लिए बड़ा आसान जो मेरा जो अपना जो मानना है, सबसे बेसिक चीज होती है दो चीजें। एक हमारे पास पार्ट होता है सिलेबस, दूसरा हमारे पास होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको शुरू में नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपका कोई भी उससे रिलेशन नहीं है, आप नहीं पढ़े हो, तो आपको एक बार प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप पहले ये देखो कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो क्वेश्चंस मैंने भी जो देखे थे, कवर किए थे, इतने बेसिक हैं कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, ज्यादातर कुछ जगह स्टैटिक चीजें हैं, बाकी बहुत एकदम नॉर्मल सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्वेश्चंस देखने हैं, फिर सिलेबस देखना है। आपको ये पता चल जाएगा, आप शुरू में तो समझोगे नहीं, लेकिन आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं। जैसे आपको कुछ चीजें सिलेबस से देखोगे कि कॉन्सेप्ट के बारे में दिया है, कॉन्सेप्ट जब आप चेक करोगे तो कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट हैं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। आप ऑप्शन में देखोगे कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हैं, इस तरीके के रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। यानी क्वेश्चंस हमेशा बहुत बेसिक पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आप पहली बार कॉमर्स में आ रहे हो, अभी तक नहीं पढ़े हो, तो आपके लिए थोड़ा मैं कहूँगा कि जब आप एसएससी सीजीएल क्लियर कर लिए हो, प्री और मेंस में आ रहे हो, तो आपको रिस्क लेने लायक नहीं है कि आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो। कई लोग किए हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप कोई गलत चीज़ पढ़ लोगे, कन्फ्यूजन रहेगा तो क्लियर नहीं होगा। तो आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे ज़्यादातर चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। इस चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे, अगर यहाँ कंटेंट नहीं समझ में आता है आप देख सकते हो, फिर भी आपको नहीं समझ में आते हैं, आपको लगता है आप बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ें चाहते हो, तो कई लोगों के पेड कोर्स हैं, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो, आप वहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हो। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम जो हमारा लगना है इस पूरी प्रिपरेशन के लिए, वो हमारा लगभग जो अंदाज है, आप 1 महीने में पूरा सिलेबस बड़े आसानी से कवर कर सकते हो। पूरा 1 महीने में सिलेबस क्यों? सब कुछ लोग कहेंगे सर 11th वाले 12th वालों का सिलेबस है, साल भर में पढ़ते हैं। बिल्कुल क्लास 11th क्लास 12th का सिलेबस है, लेकिन क्लास 11th और क्लास 12th का जो सिलेबस है, पहली बात तो ये है कि बच्चे बहुत छोटी एज के होते हैं, इसलिए उनको टाइम लगता है पढ़ने में। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब वो लोग लाइट हैं, तो हम लोग अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे हैं। लीजेंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे हैं, क्योंकि एसएससी प्री ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब दूसरी चीज़ जो हमारी आती है कि भैया फिर भी टाइम इतना कम कैसे? तो देखिए, जो क्लास 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको एक-एक चीज़ बहुत डीप और डिटेल में पढ़ाया जाता है। उनका पूरा एक-एक पॉइंट कवर किया जाता है। पर जब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने इन सिलेबस में इन सब चीज़ों के बारे में जो यहाँ पे एसएससी के हिसाब से पूछे जाएँगे, तो हमको बहुत डिटेल्ड स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ लेंगे, और उसी से ही क्वेश्चन आने, बहुत डिटेल डीप क्वेश्चन नहीं आएँगे। तो हम बहुत गहराई से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। ज़्यादा फोकस हमारा जो थ्योरी पार्ट पे होगा, न्यूमेरिकल पार्ट पे काफ़ी कम रहेगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ न्यूमेरिकल पार्ट आपको बताए जाएँगे। तो ये कुछ था प्रिपरेशन करने का तरीका, कैसे क्या है हम लोग कर सकते हैं। अब आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं, सिलेबस की बात हमने कर ली है, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम के बाद अगर समय बचता है, वैसे तो मैंने कहा था कि इस वीडियो में, लेकिन वीडियो अगर लंबी बहुत ज़्यादा हो रही होगी तो उसको शॉर्ट किया जाएगा, और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में अगली क्लास में पूरा हम टॉपिक कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट अभी 14 मिनट की वीडियो बनी है, और 14 मिनट की वीडियो अगर बनी हमारे पास, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है चीज़ों को कवर करने के लिए। एटलीस्ट सिंगल एंट्री सिस्टम तो पूरी तरीके से हो ही जाएगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम हम देखते हैं, और सिंगल एंट्री सिस्टम जब हम देखेंगे, तो देखिए अकाउंटिंग के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं अकाउंट्स में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम हमने पढ़ा था। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम को आज साथ लेके पढ़ते हैं।
देखिए, जब अकाउंटिंग होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी घटना घटती है, तो हम एक चीज कर सकते हैं, या तो हम एक पक्ष को रिकॉर्ड करें और या तो हम दोनों पक्ष को रिकॉर्ड करें। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का अर्थ होता है कि हम किसी एक पक्ष को रिकॉर्ड करें। डबल एंट्री सिस्टम का अर्थ होता है हम दोनों पक्ष को रिकॉर्ड करें, दो या दो से ज्यादा जो भी पक्ष हों। अब ये पक्ष और ये चीजें क्या है, इनको बड़े शॉर्ट में हम समझते हैं कि मान के चलिए कि बिजनेस है और वो बिजनेस कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस में। जैसे कि आप मान के चलिए कि आप एक किराना की दुकान पे गए और वहां से आपने क्या है, चीनी खरीद लिया। आप 1 किलो चीनी लेके आए, 40 रुपए में लेके आए, 45 रुपए मान के चलते हैं कि 45 रुपए में 1 किलो चीनी लेके आए। अब अगर उस बिजनेस को ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो सिंगल एंट्री सिस्टम या तो डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि बिजनेस सिर्फ रिकॉर्ड करेगा कि उसके पास कितना पैसा आया, तो वो सीधे सीधे लिख देगा 45 रुपए इनकम हो गई। पर अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम ये दिखाएगा कि 45 रुपए की बिक्री हुई, कैश आया, साथ में वो सेल्स भी दिखाएगा। तो यानी जो डबल एंट्री सिस्टम है काफी सिस्टमेटिक है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम रखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का फायदा ये होता है कि इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होता है, हर एक चीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन द अदर हैंड काफी सिंपल होता है और बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, हालांकि उतना ऑथेंटिक नहीं होता है, कई बार चीजें जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती हैं। अब हम इसकी कुछ डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स को देख लेते हैं। और A single entry system of bookkeeping is where the transactions of the business affect only one account। तो हमने बता दिया कि सिर्फ एक अकाउंट को जो है हम यहाँ पे करते हैं। और इसमें बेसिकली हम करते क्या है, इसमें हम कुछ इस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में कि एक तरफ तो हम डेट अपनी डाल देते हैं कि आज क्या तारीख है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फिर उन ट्रांजेक्शन की डिटेल्स के बाद हम कॉलम जो बनाते हैं वो इनकम का कॉलम बना लेते हैं कि हमारी आय कहाँ से हुई, और अगर हमने किसी खर्चे के लिए पेमेंट की तो खर्चा कहाँ हुआ, और इन आय और खर्चों के बीच में जो भी अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा बैलेंस अमाउंट बचा रहेगा, वही शो होगा। तो अब मान के चलते हैं कि जो भी यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन है, मान के चलिए किसी भी डेट में हो गया कि 20 तारीख है तो 20 जैन 23, तो हमने कहीं किसी को पेमेंट कर दी, या हम हाँ मान के चलते हैं कि हमने पेमेंट कर दी, वेजेस पे कर दी किसी को, तो वेजेस पे कर दी, कितने की पे कर दी हमने, क्या आय है, आय तो है नहीं, खर्चा है, कितना हमने पे कर दिया 10,000। और पहले से मान के चलते हैं जो पुराना बैलेंस हमारे पास था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराना बैलेंस जो हमारे पास था वो मान के चलते हैं हमारे पास कि 40,000 रुपए था। अब जब हम वेजेस पे कर देंगे 10,000 रुपए की, तो हमारे पास क्या बचेगा, 40,000 था, उसमें से 10,000 माइनस हो गया, 30,000 बैलेंस बचा। फिर पता चला 21 तारीख को जो है हमको किसी ने पेमेंट कर दी, हमको पेमेंट की किस लिए, इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ, ब्याज हमको मिला। तो इंटरेस्ट जब हमको रिसीव हुआ, हमारे लिए आय हो गई, तो इसको हम रिसीव करेंगे, 1,000 रुपए हमको जो है ब्याज के तौर पे मिले। अब 1,000 रुपए मिले तो यानी बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31,000 रुपए। यानी इस तरीके से हम पूरा इसको जो है रिकॉर्ड करते हैं। ये बेसिकली कैश का जो है शो करता है, और हम कई चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें जो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो कैश का हम बना लेते हैं, कैश के अलावा जो है हम पर्सनल अकाउंट्स बना लेते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसका सिर्फ एक हम मोटे तौर पे अंदाजा ही लगा पाते हैं, और कोई एग्जैक्ट पीएल अकाउंट बना के हमको कंप्लीट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस में सिंपल एंड इजी है, यानी बहुत ही सरल है। आप देख पा रहे हैं कि इसको कोई भी यूज कर सकता है। हम बैलेंस लेके चल रहे हैं, जहां खर्चा किया खर्चे को दिखा दिए, क्या बचा वो दिखाया, अगर आय हो गई तो आय को जोड़ दिए, क्या बचा है अभी हमारे पास वो दिखाया। यही हम कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत टेक्निकल रूल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल का रूल लगाना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और इस तरीके का पूरा कॉम्प्लेक्स जो प्रोसीजर डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो करते हैं वो यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये इकोनॉमिकल है, सीधी सी बात है, आपको उसके लिए किसी अकाउंटेंट को रखने की या बहुत सारी बुक्स को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक इकोनॉमिकल आपका तरीका है। और इसमें जो है, जो आप कहते हो कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। हम जो है प्रॉफिट को बड़े ही आसानी से जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास बैलेंस बचता है, और कुछ और चीजें अगर हमको लगती हैं, कुछ और अकाउंट्स अगर हमने प्रिपेयर किए हैं, अगर उसमें कुछ प्लस माइनस करना है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से बड़े आसानी से प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसके जो है अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सीधी सी बात है कि ये अनसाइंटिफिक और अनसिस्टमेटिक है, क्योंकि आप इसमें देखोगे कोई भी ऐसा रूल नहीं लग रहा है, और ना ही जो है कोई सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड डबल एंट्री सिस्टम की जब हम बात करते हैं,
तो उसमें पूरा प्रोसीजर है, जर्नल है, उसके बाद लेजर है, फिर ट्रायल बैलेंस है, उसके बाद हमारी जो है पीएल में होगा, फिर पीएल में पोस्टिंग के बाद हमारा बैलेंस शीट बनता है। तो वहाँ एक प्रॉपर जो है पूरा सिस्टम फॉलो होता है। और ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन, एक ही अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मतलब अगला अकाउंट छूट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनकम्प्लीट है। और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड हम डबल एंट्री सिस्टम में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को देखते हैं। और कहाँ पे चेक होती है, आपका न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल कह रहे हैं मतलब एमसीक्यू में, कि हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू चेक न्यूमेरिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की जो न्यूमेरिकल एक्यूरेसी है, अरिथमेटिकल, न्यूमेरिक मतलब जो हम अरिथमेटिक्स जो भी हमने नंबरिंग की है, जो भी हमने कैलकुलेट किया है, वो एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं है। और ये ट्रू एंड फेयर जो है फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं रिप्रेजेंट करता है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि ट्रू और फेयर फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है हमारा पोजीशन वो शो करता है। और टैक्स पर्पस के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी डबल एंट्री सिस्टम को ही टैक्स के लिए जो है एक्सेप्ट किया जाता है। और इसको जो है जहां पे भी टैक्स पे करना होगा वहां पे ये क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं, हार्डली आपके बहुत क्वेश्चन बनेंगे तो मात्र एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा। क्वेश्चंस अगर आएंगे डबल एंट्री सिस्टम से या डबल एंट्री सिस्टम के कंपेयर में कोई एक क्वेश्चन आपको जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके नहीं पूछे जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा अभी तक का पॉइंट था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक काम करते हैं हम, इसकी जो थ्योरी है वो उसको अगले वीडियो में हम कवर करते हैं और फिर न्यूमेरिकल अगले वीडियो में। क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि कई ऐसे लोग होंगे जो अभी तक अगर जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े होंगे तो लोग स्किप कर देंगे और जो है फिर वीडियो कहीं ना कहीं छूट जाएगी, तो पढ़ाने का उद्देश्य जो है पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को जो है अगली वीडियो में शूट किया जाता है, थ्योरी पार्ट और फिर न्यूमेरिकल पार्ट। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और आपके पास कमेंट है तो उसको जो है नीचे आप जरूर से करिएगा, कोई भी डाउट होता है